चैप्टर 65 पहली जिम्मेदारी। अगली सुबह राजवंश पैलेस डाइनिंग हॉल में नाश्ते की तैयारी चल रही थी। स्टाफ इधर उधर भाग रहा था। साया चौहान सबको काम बांट रही थीं। रूही, जी मैडम, आज राजमाता के कमरे की सफाई तुम करोगी। रूही ने तुरंत सिर झुका दिया। जी। मीरा ने धीरे से उसके कान में कहा। वाह, पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रूही घबरा गई। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? मीरा मुस्कुराई। तू हर बात पर डरती क्यों है? उधर राजमाता देवयानी अपने कमरे में बैठी पूजा कर रही थीं। रूही धीरे धीरे अंदर आई। उसने बिना आवाज किए सफाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद राजमाता की नजर उस पर पड़ी। तुम नई लड़की हो? रूही तुरंत घबरा गई। जी। नाम? रूही, रामलाल की बेटी। रूही ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। जी। आपको पापा का नाम पता है? राजमाता ने शांत स्वर में कहा। रामलाल इस परिवार के साथ बहुत वर्षों से हैं। वफादार लोग भूले नहीं जाते। रूही की आंखों में सम्मान झलकने लगा। उसी समय बाहर लॉन में आर्यवीर हाथ में जूस लेकर घूम रहा था। मीरा फूलों में पानी दे रही थी। आर्यवीर मुस्कुराते हुए बोला, नई हो? मीरा भी मुस्कुराकर बोली, जी। और आप? आर्यवीर राजवंश। मीरा ने बिना झिझक कहा। ओह, तो आप सर के छोटे भाई हैं। आर्यवीर हंस पड़ा। हाँ, और पूरे पैलेस में इकलौता इंसान हूं जो उनसे डांट खाता रहता हूं। दोनों हंस पड़े। दूर खड़ा कबीर यह देख रहा था। उसकी नजर कुछ पल मीरा पर ठहरी। फिर उसने नजरें फेर लीं। उसी समय मीरा ने कबीर को देख लिया। वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। गुड मॉर्निंग। कबीर ने बस छोटा सा जवाब दिया। मॉर्निंग। आज तो आपने डांटा नहीं। जरूरत नहीं पड़ी। मतलब, अगर मैं रोज अच्छे से काम करूं तो आप रोज ऐसे ही बात करेंगे? कबीर ने सपाट चेहरे से कहा। काम अच्छा रहेगा तो शिकायत भी नहीं होगी। इतना कहकर वह चला गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। फिर धीरे से खुद से बोली, इतना भी बुरा नहीं है। दूर खड़ा आर्यवीर यह सब देखकर मुस्कुराया। लगता है किसी की कहानी शुरू होने वाली है। उसी पल पार्थ सीढ़ियों से नीचे उतरा। ब्राउन सूट, ठंडी नजर। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। उसने एक नजर पूरे हॉल पर डाली, फिर बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। रूही ने अनजाने में उसकी तरफ देखा और पार्थ की नजर एक पल के लिए उससे मिली। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उनके बीच की खामोशी पहले जैसी अजनबी नहीं रही। चैप्टर 66 भरोसे की शुरुआत। अगली सुबह राजवंश पैलेस। पूरे पैलेस में हलचल थी। शाम को एक बड़ी बिजनेस पार्टी होने वाली थी। देश के कई बड़े उद्योगपति आने वाले थे। साया चौहान स्टाफ को काम बांट रही थीं। सुनो सब लोग, आज किसी से भी एक छोटी सी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए? जी मैडम। तभी उनकी नजर रूही पर पड़ी। रूही, आज वीआईपी लाउंज की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। रूही घबरा गई। माँ, मेरी? जी। लेकिन मैडम, मैंने पहले कभी। साया ने बीच में ही रोक दिया। डरना बंद करो।
काम ईमानदारी से करना। रूही ने सिर झुका दिया। जी। पीछे खड़ी मीरा मुस्कुरा रही थी। देखा, मैंने कहा था ना। अब सबको तुझ पर भरोसा होने लगा है। दूसरी तरफ पार्थ अपने ऑफिस में था। जैन फाइलें दिखा रहा था। सर, आज रात की गेस्ट लिस्ट तैयार है। पार्थ ने एक नजर डाली। सिक्योरिटी? कबीर बोला। पूरे पैलेस में 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। कोई भी बिना चेकिंग अंदर नहीं आएगा। पार्थ ने बस इतना कहा। गुरजाम, वीआईपी लाउंज। रूही बहुत ध्यान से सबकी सर्विस कर रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। तभी एक विदेशी मेहमान चलते चलते अचानक लड़खड़ा गया। उसके हाथ से जूस का गिलास छूटने वाला था। रूही ने तुरंत आगे बढ़कर ट्रे आगे कर दी। गिलास नीचे गिरने से बच गया। मेहमान मुस्कुराया। थैंक यू, रूही ने धीरे से कहा। वेलकम सर। यह सब थोड़ी दूर खड़ा पार्थ देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। बस एक पल के लिए उसकी नजर रूही पर ठहरी। फिर वह दूसरी तरफ बढ़ गया। कबीर ने यह देख लिया। उसने मन ही मन सोचा, बॉस पहली बार किसी स्टाफ को इतनी गौर से देख रहे हैं। कुछ देर बाद मीरा पानी की बोतलें रख रही थी। कबीर वहां आया। मिस मीरा। मीरा मुस्कुराकर मुड़ी। जी चीफ साहब, कबीर ने गंभीर स्वर में कहा। ये वीआईपी सेक्शन है। यहां मजाक कम, काम ज्यादा। मीरा हंस दी। आपको देखकर लगता है आपका जन्म ही डांटने के लिए हुआ है। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़कर जाने लगा। मीरा ने पीछे से कहा, वैसे आज आप अच्छे लग रहे हैं। कबीर के कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन बिना पीछे देखे वह आगे बढ़ गया। दूर खड़े 2 गार्ड एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उधर रूही एक ट्रे लेकर मुड़ी ही थी कि सामने से तेजी से आते पार्थ से उसकी हल्की सी टक्कर हो गई। ट्रे डगमगाई, लेकिन इस बार रूही ने उसे संभाल लिया। वह घबराकर बोली, सर, सॉरी सर। पार्थ ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर उसने शांत स्वर में कहा, घबराहट में ज्यादा गलतियां होती हैं। खुद पर भरोसा रखो। बस इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। रूही वहीं खड़ी रह गई। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। खुद पर भरोसा रखो। पहली बार पार्थ ने उसे डांटा नहीं था, बल्कि उसका हौसला बढ़ाया था। रूही के होठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चैप्टर 67 अनचाही मेहमान। शाम। राजवंश पैलेस पूरी रोशनी से जगमगा रहा था। देश विदेश के बड़े बिजनेसमैन और उनकी फैमिलियां एक एक करके पहुंच रही थीं। रूही और मीरा बाकी स्टाफ के साथ मेहमानों का स्वागत कर रही थीं। उधर पार्थ, जैन और कबीर मेहमानों से औपचारिक मुलाकात कर रहे थे। तभी बाहर एक सफेद लग्जरी कार आकर रुकी। ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा खोला। ऊंची हील्स की टक 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 की आवाज पूरे पोर्च में गूंज उठी। कार से उतरी अनन्या सिंघानिया। महंगा डिजाइनर गाउन, हीरों के गहने, चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कई लोग उसकी तरफ देखने लगे। वह हल्की मुस्कान के साथ सीधे पार्थ की ओर बढ़ी। हेलो पार्थ। पार्थ ने बस उसकी तरफ देखा। वेलकम मिस सिंघानिया।
बस इतना। न हाथ मिलाया, न मुस्कुराया, न कोई और बात। अनन्या के चेहरे पर पल भर के लिए अजीब सा भाव आया। हमेशा की तरह। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई इमोशन। वह फिर भी उसके साथ चलने लगी। काफी दिनों बाद मिले हैं। पार्थ की नजर सामने थी। बिजनेस कीप्स एवरीवन बिजी। एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वह दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ गया। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उधर रूही जूस की ट्रे लेकर मेहमानों के बीच घूम रही थी। उसी समय अनन्या की नजर उस पर पड़ी। एक्सक्यूज मी। रूही तुरंत उसके पास पहुंची। जी मैम। अनन्या ने ट्रे से जूस उठाया, एक घूंट लिया और बिना वजह बोली, ये ठंडा नहीं है। रूही ने विनम्रता से कहा, सॉरी मैम, मैं अभी बदल कर लाती हूं। जल्दी। जी। रूही जैसे ही मुड़ी, अनन्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर धीरे से बोली, राजवंश पैलेस का स्टाफ भी अब। खैर। रूही ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप दूसरी ट्रे लेने चली गई। यह सब थोड़ी दूर खड़ा कबीर देख रहा था। उसने धीरे से जैन से कहा, मिस सिंघानिया आज भी नहीं बदली। जैन ने हल्की आवाज में जवाब दिया, और बॉस भी नहीं। दोनों की नजर पार्थ पर गई। वह अब भी मेहमानों से बिजनेस की बातें कर रहा था, जैसे अनन्या का आना उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन अनन्या की नजर अब बार बार रूही पर जा रही थी। उसके मन में पहला सवाल उठ चुका था। एक साधारण स्टाफ लड़की को देखकर पार्थ ने उसे डांटा क्यों नहीं? उसी पल उसने मन ही मन फैसला किए, इस लड़की के बारे में पता करना पड़ेगा और यहीं से। रूही की जिंदगी में एक नया तूफान दस्तक देने वाला था। चैप्टर 68 पहली टक्कर। राजवंश पैलेस। पार्टी पूरे शबाब पर थी। हल्का संगीत, बड़े बड़े बिजनेसमैन, चारों तरफ रॉयल माहौल। पार्थ एक विदेशी डेलीगेशन के साथ बिजनेस डिस्कशन में व्यस्त था। कबीर पूरे हॉल पर नजर रखे हुए था। उधर रूही मेहमानों को जूस सर्व कर रही थी। मीरा दूसरी तरफ मिठाइयों का काउंटर संभाल रही थी। तभी अनन्या सिंघानिया ने दूर से रूही को देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। देखते हैं ये लड़की कितनी समझदार है। वह जानबूझकर रूही की तरफ बढ़ी। जैसे ही रूही उसके पास पहुंची, अनन्या ने अपना जूस का गिलास हल्का सा अपनी ही ड्रेस पर गिरा दिया। उप्स। फिर उसने तेज आवाज में कहा, ये क्या किया तुमने? पूरे हॉल की नजर उनकी तरफ घूम गई। रूही घबरा गई। माँ, मैंने मैम मैंने तो। अनन्या ने बीच में ही रोक दिया। झूठ मत बोलो, इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। रूही की आंखों में आंसू आ गए। सच कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मीरा तुरंत वहां पहुंची। मैम, रूही की कोई गलती नहीं है। अनन्या ने घूरकर देखा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? मीरा चुप हो गई। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। नई लड़की है, गलती हो गई होगी। उसी समय कबीर वहां पहुंचा। उसने एक नजर रूही पर डाली, फिर अनन्या पर। क्या हुआ मिस सिंघानिया? अनन्या ने गुस्से से कहा, आपकी स्टाफ ने मेरी ड्रेस खराब कर दी। कबीर कुछ कहता उससे पहले
पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, कबीर। पूरा हॉल शांत हो गया। पार्थ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम रुकते ही सभी लोग एक तरफ हट गए। उसने पहले अनन्या की ड्रेस देखी, फिर रूही की तरफ देखा। रूही सिर झुकाए खड़ी थी। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। अनन्या बोली, पार्थ, तुम्हारी स्टाफ की वजह से। पार्थ ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैंने पूछा नहीं। अनन्या चुप हो गई। पार्थ ने कबीर की तरफ देखा। यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? यस बॉस। तो फुटेज देखो। बिना सच्चाई जाने राजवंश पैलेस में किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जाता। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रूही ने पहली बार सिर उठाकर पार्थ की तरफ देखा। उसने उसकी बात पर बिना सोचे भरोसा नहीं किया, लेकिन बिना सबूत उसे दोषी भी नहीं माना। अनन्या का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पार्थ उसके बजाय सबूत की बात करेगा। पार्थ ने बस इतना कहा, जब तक फुटेज नहीं देखी जाती यह मामला यहीं खत्म। फिर वह वापस अपने मेहमानों की तरफ मुड़ गया। रूही की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि पहली बार किसी ने उसकी बात सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया था। दूर खड़ी राजमाता देवयानी यह सब देख रही थीं। उनकी अनुभवी नजरें एक पल पार्थ पर गईं, फिर रूही पर, और उन्होंने मन ही मन सोचा, कहानी ने शायद अब सच में करवट लेनी शुरू कर दी है। 69 एक नया एहसास। रात 11:30 बजे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। एक एक करके सभी मेहमान राजवंश पैलेस से जा चुके थे। बाहर कारों की आवाजाही भी अब रुक गई थी। पूरा पैलेस फिर से शांत होने लगा। स्टाफ थका हुआ हॉल की सफाई में लगा था। मीरा ने लंबी सांस ली। हे भगवान, इतने बड़े लोगों की पार्टी रोज रोज हो तो मैं नौकरी छोड़ दूं। रूही हल्का सा हंस पड़ी। अभी तो कह रही थी मजा आ रहा है। वो शाम तक। अब तो पैरों में जान ही नहीं बची। दोनों फिर काम में लग गईं। दूसरी तरफ पार्थ अपने ऑफिस में बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था। जैन कुछ जरूरी फाइलें रखकर बोला, सर, आज के सारे मेहमान निकल चुके हैं। पार्थ ने बिना ऊपर देखे कहा, ठीक है, आप भी जाकर आराम कर लीजिए। गुड नाइट सर। जैन बाहर चला गया। कुछ देर बाद कबीर अंदर आया। बॉस, सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली। पार्थ ने उसकी तरफ देखा। रिजल्ट? रूही की कोई गलती नहीं थी। मिस सिंघानिया ने जानबूझकर अपना ग्लास अपनी ड्रेस पर गिराया था। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। पार्थ की आंखों में वही ठंडापन था। किसी को कुछ मत कहना। कबीर ने हैरानी से पूछा, बॉस, अगर राजमाता या फैमिली पूछे तो? पार्थ कुर्सी से उठा। मैं संभाल लूंगा। बस इतना कहकर वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उधर स्टाफ क्वार्टर। रूही अपने कमरे में बैठी थी। आज की घटना बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर सर वहां नहीं आते तो शायद सब मुझे ही दोषी मान लेते। उसकी आंखों में अनजाने में सम्मान उतर आया। उसी समय मीरा कमरे में आई। अरे, अभी तक सोई नहीं? रूही धीरे से बोली। मीरा, सर वैसे नहीं हैं जैसा मैंने पहले सोचा था। मीरा मुस्कुराई। मैंने भी आज पहली बार देखा।
उन्होंने बिना सबूत किसी का साथ नहीं दिया। फिर उसने शरारत से पूछा, या फिर किसी खास का साथ दिया? रूही ने तुरंत तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। चुप। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी समय राजवंश पैलेस की छत पर पार्थ अकेला खड़ा था। हवा तेज चल रही थी। उसकी नजर पूरे पैलेस पर थी। पीछे से कबीर आया। बॉस, एक बात पूछूं? आज आपने मिस सिंघानिया की बात पर तुरंत विश्वास क्यों नहीं किया? पार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, क्योंकि मेरे फैसले सबूत पर होते हैं, चेहरों पर नहीं। कबीर हल्का सा सिर झुकाकर बोला, समझ गया बॉस। दोनों फिर खामोश हो गए। लेकिन दूर अंधेरे में राजवंश पैलेस की ऊंची दीवार के बाहर एक काली एसयूवी कुछ देर से खड़ी थी। उसके अंदर बैठा एक आदमी दूरबीन से पैलेस को देख रहा था। उसने फोन मिलाया। सर, राजवंश पैलेस पर नजर रखे हुए हैं। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी आवाज आई, अभी कुछ मत करना, सही समय का इंतजार करो। फोन कट गया। एसयूवी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, बिना किसी को पता चले। राजवंश परिवार पर एक नया खतरा मंडराना शुरू हो चुका था। चैप्टर 70 मासूमियत। अगली सुबह राजवंश पैलेस का गार्डन। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। रूही दोनों हाथों से पानी का पाइप पकड़े पौधों में पानी दे रही थी। इतने में पीछे से आवाज आई, बिटिया। रूही पलटकर देखते ही खिल उठी। पापा। वह भागकर रामलाल के पास पहुंची। अरे, यहां हो आप? रामलाल मुस्कुराए। क्या हुआ बिटिया? रूही ने डिब्बी उनकी तरफ बढ़ा दी। पहले नाश्ता कर लो। रामलाल बोले। तूने खा लिया? रूही ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, मैंने खा लिया। रामलाल ने डिब्बी खोली। उसमें सिर्फ 2 पराठे थे। उन्होंने एक टुकड़ा तोड़ा, फिर रूही की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ले, तू भी खा। रूही तुरंत पीछे हट गई। नहीं पापा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तभी पीछे खड़ी मीरा सब देख रही थी। जैसे ही रामलाल दूसरी तरफ गए, मीरा धीरे से रूही के पास आई। झूठी कहीं की। रूही चौंकी। क्या? मीरा ने उसकी हथेली खोली। उसमें कैंटीन का खाने वाला छोटा सा टोकन अब भी रखा था। अगर तूने नाश्ता कर लिया होता तो ये टोकन तेरे पास क्यों होता? रूही पकड़ी गई। उसने धीरे से कहा, कल रात पापा ने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए पहले उन्हें खिला दिया। मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तू ना बहुत पागल है। रूही मासूमियत से मुस्कुराई। पापा ने बचपन से मुझे खिलाकर खुद खाया है, अब मेरी बारी है। मीरा की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे अपना टिफिन रूही के हाथ में रख दिया। अब चुपचाप खा ले। लेकिन कोई लेकिन नहीं। उसी समय पार्थ ऑफिस जाने के लिए कॉरिडोर से गुजर रहा था। उसकी नजर अनजाने में उधर चली गई। उसने देखा, मीरा जबरदस्ती रूही को खाना खिला रही थी और रूही बार बार कह रही थी, पहले पापा, फिर मैं। पार्थ कुछ सेकंड वहीं रुका। उसने कुछ नहीं कहा, न ही अपनी मौजूदगी का एहसास होने दिया। फिर वह चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद कार के पास पहुंचते ही
कबीर ने दरवाजा खोला। बॉस, चलें? पार्थ कार में बैठते हुए बोला। कैंटीन इंचार्ज से कहना, आज से नए कर्मचारियों का नाश्ता समय पर पहुंचना चाहिए। कबीर ने हैरानी से पूछा, कोई शिकायत आई है क्या? पार्थ ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं, बस ध्यान रखना। ओके बॉस। कार पैलेस से बाहर निकल गई। उधर रूही को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी छोटी सी मासूम हरकत किसी की नजरों से छिपी नहीं थी। चैप्टर 71 पहली चिंता। अगली सुबह राजवंश पैलेस। आज पूरे पैलेस में असामान्य शांति थी। रूही हाथ में फूलों की टोकरी लेकर मंदिर की ओर जा रही थी। चलते चलते उसने देखा, रामलाल एक भारी लकड़ी का बॉक्स उठाने की कोशिश कर रहे थे। रूही तुरंत दौड़कर पहुंची। पापा, ये क्या कर रहे हो? रामलाल मुस्कुराए। कुछ नहीं बिटिया, बस जरा सा सामान है। रूही ने तुरंत बॉक्स नीचे रखवा दिया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था ना? रामलाल ने हंसकर कहा, अगर काम नहीं करूंगा तो नौकरी के दूसरे ही दिन लोग क्या सोचेंगे? रूही मासूमियत से बोली, लोग क्या सोचेंगे उससे पहले मुझे आपकी चिंता है। आपको कुछ हो गया तो? वह आगे नहीं बोल पाई। रामलाल ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। पगली, मुझे कुछ नहीं होगा। उसी समय कबीर वहां से गुजर रहा था। उसने सब देख लिया। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दोपहर पार्थ अपने ऑफिस में बैठा था। जैन मीटिंग की फाइलें समझा रहा था। तभी कबीर अंदर आया। बॉस, एक बात कहनी थी। पार्थ ने फाइल बंद की। बोलो। नई लड़की रूही। पार्थ ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो अपने पिता को लेकर बहुत परेशान रहती है। आज भी उन्हें भारी सामान उठाने से रोक रही थी। कुछ पल कमरे में खामोशी रही। फिर पार्थ ने शांत स्वर में कहा, रामलाल कौन सा काम कर रहे हैं? गार्डन सेक्शन। पार्थ ने बिना एक पल गवाए कहा, आज से उन्हें भारी काम मत देना, हल्का काम दे दो। कबीर ने सिर हिलाया। ओके बॉस। शाम गार्डन। सुपरवाइजर रामलाल के पास आया। रामलाल जी, आज से आपको भारी सामान नहीं उठाना। ये बॉस का ऑर्डर है। रामलाल हैरान रह गए। लेकिन मैं तो ठीक हूं। ऑर्डर बदल नहीं सकता। इतना कहकर वह चला गया। रामलाल समझ ही नहीं पाए कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। थोड़ी दूर रूही यह सब सुन चुकी थी। उसकी आंखों में हैरानी थी। सर को कैसे पता चला? उसने दूर देखा। पार्थ की कार पैलेस से बाहर निकल रही थी। रूही ने अनजाने में धीरे से कहा, थैंक यू सर। उसे नहीं पता था कि कार के शीशे से पार्थ ने एक पल के लिए उसे देखा था। फिर उसने नजरें सामने कर लीं। कार आगे बढ़ गई। लेकिन पहली बार दोनों के बीच बिना शब्दों के एक अनजाना रिश्ता बनने लगा था। चैप्टर 72 अंधेरे का डर। अगले दिन दोपहर राजवंश पैलेस। साया चौहान स्टाफ को काम समझा रही थीं। रूही, ये पुरानी रॉयल लाइब्रेरी में रख दो। उन्होंने एक छोटी सी फाइल रूही को थमा दी। रूही ने सिर झुका दिया। जी मैडम।
मीरा ने धीरे से कहा, अगर रास्ता भूल जाए ना तो भूत से मेरी हेलो बोल देना। रूही की आंखें बड़ी हो गईं। चुप कर, डरा मत। मीरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। रूही धीरे धीरे पैलेस के पुराने हिस्से की तरफ बढ़ी। वहां सन्नाटा था। ऊंची ऊंची दीवारें, पुरानी पेंटिंग्स, लंबा गलियारा। रूही ने घबराते हुए खुद से कहा, बस फाइल रखनी है, फिर वापस आ जाना है। उसने लाइब्रेरी में जाकर फाइल रख दी। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, तब अचानक पूरी बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रूही का दिल जोर से धड़कने लगा। को कोई है? कोई जवाब नहीं। वह घबराकर इधर-उधर देखने लगी। मीरा, पापा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसी घबराहट में उसका पैर कालीन से उलझा। वह गिरने ही वाली थी। तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली। रूही डर के मारे चीखने ही वाली थी कि एक ठंडी लेकिन शांत आवाज सुनाई दी। शांत रहो। रूही ने घबराकर ऊपर देखा। मोबाइल की हल्की टॉर्च की रोशनी में पार्थ खड़ा था। रूही ने राहत की सांस ली। सर, सर। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। पार्थ ने उसका हाथ छोड़ दिया। अंधेरे से डर लगता है। रूही ने शर्माते हुए धीरे से सिर हिला दिया। जी, बचपन से। कुछ पल खामोशी रही। फिर पार्थ ने अपना मोबाइल आगे किया। रोशनी यहीं है, मेरे पीछे चलो। रूही बिना कुछ बोले उसके पीछे चलने लगी। गलियारा अब भी अंधेरे में डूबा था। रूही डर के मारे उससे 2 कदम से ज्यादा दूर नहीं चल पा रही थी। अचानक बाहर तेज गरज हुई। गड़गड़। रूही घबरा गई। उसका हाथ अनजाने में पार्थ की कोट की बाह पकड़ बैठा। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। सर, सॉरी सर। पार्थ ने उसकी तरफ देखा। न उसने डांटा, न कुछ कहा। बस शांत आवाज में बोला, चलते रहो। कुछ ही पल बाद दोनों मुख्य कॉरिडोर में पहुंच गए। उसी समय बिजली भी वापस आ गई। पूरा गलियारा रोशनी से भर गया। रूही ने राहत की सांस ली। थैंक यू सर। पार्थ ने सिर्फ इतना कहा, अगली बार पुराने विंग में अकेले मत जाना। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। रूही उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके चेहरे पर पहली बार डर के साथ एक अजीब सी शांति भी थी। दूर खड़ी मीरा यह सब देख चुकी थी। वह मुस्कुराते हुए रूही के पास आई। तो हमारे खड़ूस सर ने बचा लिया। रूही का चेहरा लाल हो गया। ऐसी कोई बात नहीं। मीरा हंस पड़ी। अच्छा, तेरे गाल कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। रूही शर्माकर वहां से भाग गई। और दूर दूसरी मंजिल की बालकनी से कबीर यह सब देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, बॉस का ध्यान अब अनजाने में बार बार उसी मासूम लड़की की तरफ जाने लगा था। चैप्टर 73 बारिश की शाम। आसमान पर काले बादल छा चुके थे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। राजवंश पैलेस की खिड़कियों से बारिश की बूंदें टकराने लगीं। किचन। साया चौहान ने कहा, मीरा, तुम स्टोर रूम से सामान ले आओ। रूही, ये फाइल सर के ऑफिस में रखकर आ जाओ। रूही ने धीरे से सिर हिलाया। जी मैडम।
उसने फाइल सीने से लगाई और ऑफिस की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ पार्थ अपने ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा था। जैन मीटिंग की डिटेल बता रहा था। तभी ठक ठक, कम इन। दरवाजा धीरे से खुला। रूही अंदर आई। सर, सर, ये फाइल, पार्थ ने बिना ऊपर देखे कहा। टेबल पर रख दो। रूही ने फाइल रखी। लेकिन तभी गड़, बाहर जोरदार बिजली कड़की। रूही डरकर हल्का सा सिहर गई। उसके हाथ से पेन गिर गया। तक कमरे में सन्नाटा छा गया। वह जल्दी से झुककर पेन उठाने लगी। पार्थ ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसने साफ महसूस किया रूही सचमुच डर गई थी। वह बोला, तुम जा सकती हो। जी सर। रूही जल्दी से बाहर निकल गई। कॉरिडोर। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। मीरा दौड़ते हुए आई। उसके कपड़े हल्के भीग गए थे। पीछे पीछे कबीर भी आ रहा था। मिस मीरा। मीरा पलटी। जी चीफ साहब, दौड़ने की जरूरत नहीं है, फर्श गीला है। मीरा मुस्कुराई। आपको मेरी चिंता हो रही है क्या? कबीर ने सपाट चेहरे से कहा। अगर गिर जाओगी तो 2 दिन काम रुकेगा। मीरा ने होंठ सिकोड़ लिए। मतलब चिंता मेरी नहीं, काम की है। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आगे बढ़ गया। मीरा उसे जाते हुए देखकर धीरे से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, एक दिन मेरी भी होगी। उसी समय रूही खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। बिजली फिर कड़की। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। तभी पीछे से पार्थ वहां आ पहुंचा। उसने देखा रूही बारिश नहीं, बिजली की आवाज से डर रही थी। वह कुछ पल चुप रहा। फिर शांत स्वर में बोला, अगर डर लगता है तो खिड़की के पास मत खड़ा हुआ करो। रूही चौंककर पलटी। सर, सर। जी। पार्थ ने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। रूही उसे जाते हुए देखती रह गई। उसने महसूस किया सर कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उनकी बात में डांट से ज्यादा ख्याल होता है। दूर खड़ी मीरा यह सब देख रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, लगता है कहानी सच में शुरू हो गई है। चैप्टर 74 पहली चाल। अगली सुबह राजवंश पैलेस। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पैलेस से कई किलोमीटर दूर एक सुनसान गोदाम। एक आदमी घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। सामने कुर्सी पर कोई बैठा था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। उसकी उंगलियां कुर्सी के हैंडल पर धीरे धीरे चल रही थीं। उसने ठंडी आवाज में पूछा, पार्थ राजवंश, आजकल क्या कर रहा है? सामने खड़े आदमी ने सिर झुकाकर कहा, सर, बिजनेस पहले से भी तेजी से बढ़ रहा है। और राजवंश पैलेस में एक नई लड़की आई है, नाम रूही। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वही ठंडी आवाज गूंजी, लड़की में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे सिर्फ पार्थ चाहिए। आदमी कांपते हुए बोला, जी सर। तभी उसने मेज पर रखी एक फोटो उसकी तरफ फेंकी। फोटो में पार्थ और रूही पार्टी वाली रात एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे थे। फिर भी
उस लड़की पर नजर रखो। कभी कभी कमजोरियां इंसान खुद नहीं जानता, दुश्मन जान जाता है। जी सर। उधर राजवंश पैलेस। रूही अपने पापा रामलाल के साथ पौधों में पानी दे रही थी। रामलाल बोले, बिटिया, यहां मन लग गया। रूही मुस्कुराई, जी सब अच्छे हैं। फिर थोड़ा रुककर बोली, बस सर से अभी भी थोड़ा डर लगता है। रामलाल हंस पड़े, जिसका दिल साफ हो उसे डरने की जरूरत नहीं होती। रूही ने मासूमियत से सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि उसी समय पैलेस की बाहर वाली सड़क पर खड़ी एक काली कार से कोई दूरबीन लगाकर उसे और रामलाल को देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला। सर, लड़की अकेली नहीं है, उसका बाप भी यहीं काम करता है। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक आदेश मिला, अभी कुछ मत करना, सही समय आने दो। कार धीरे धीरे वहां से चली गई। दूर खड़ा कबीर बस एक पल के लिए उस कार की तरफ देख पाया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे महसूस हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या, यह अभी किसी को पता नहीं था। चैप्टर 75 घुसपैठिया। अगली रात राजवंश पैलेस। सब सो चुके थे। पूरा महल शांत था। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी पोस्ट पर तैनात थे। कबीर कंट्रोल रूम में सीसीटीवी स्क्रीन देख रहा था। अचानक एक स्क्रीन 2 सेकंड के लिए ब्लैक हुई, फिर वापस चालू हो गई। कबीर की नजर वहीं टिक गई। रुको, उसने फुटेज पीछे की, फिर दोबारा चलाई। एक काले हुड वाला आदमी महल की पिछली दीवार फांदकर अंदर आया था। लेकिन अगले ही पल कैमरा ब्लैक हो गया। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। गार्ड सर, पिछला गार्डन। अभी उधर। रूही को अचानक प्यास लगी। वह अपने कमरे से पानी लेने बाहर निकली। कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। उसे दूर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। रूही डर गई। वह जल्दी जल्दी वापस मुड़ने लगी। तभी किसी परछाई को उसने सामने वाले मोड़ से भागते देखा। उसके हाथ से स्टील का गिलास गिर गया। टन! आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। उसी समय पार्थ अपने स्टडी रूम में एक फाइल देख रहा था। गिलास गिरने की आवाज सुनते ही उसने फाइल बंद कर दी। बाहर निकला। दूसरी तरफ से कबीर और गार्ड्स भी दौड़ते हुए आ रहे थे। कॉरिडोर में रूही डरी हुई खड़ी थी। पार्थ उसके सामने आकर रुका। क्या हुआ? रूही की आवाज कांप रही थी। सर, वहां कोई था। उसने कांपते हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। कबीर तुरंत 4 गार्ड लेकर उस दिशा में भागा। 5 मिनट बाद कबीर वापस लौटा। बॉस, कोई नहीं मिला। लेकिन उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक छोटा सा काला कपड़ा था। ये दीवार के पास मिला है। पार्थ ने कपड़ा देखा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। यह किसी आम चोर का काम नहीं था। उसने धीरे से कहा, आज से पैलेस की सिक्योरिटी दोगुनी कर दो। और उसने पहली बार रूही की तरफ देखा। वह अब भी डरी हुई थी। रात में जरूरत न हो तो कमरे से बाहर मत निकलना। रूही ने तुरंत सिर हिला दिया। जी सर।
पार्थ बिना कुछ और बोले चला गया। लेकिन उसके जाते ही कबीर समझ गया। बॉस को उस घुसपैठिए से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि वह रूही के सामने आया था। उधर महल से कई किलोमीटर दूर वही काली एसयूवी सड़क किनारे खड़ी थी। फोन पर आवाज आई। काम हुआ? एक आदमी बोला। नहीं सर, लेकिन लड़की डर गई है। दूसरी तरफ से ठंडी हंसी सुनाई दी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगली बार निशाना खाली नहीं जाएगा। चैप्टर 76 पहली धड़कन। सुबह राजवंश पैलेस। रॉयल गार्डन में राजमाता देवयानी, आदित्य, अदिति, आर्यवीर, चाचा चाची और परिवार के बाकी सदस्य चाय पर बैठे थे। रूही और मीरा सबको चाय परोस रही थीं। आर्यवीर ने मुस्कुराकर कहा, नई लड़की, तुम्हारा नाम? रूही घबराकर बोली, जी। रूही, डरती बहुत हो। मीरा तुरंत बोल पड़ी, भैया ये तो अपनी परछाई से भी डर जाती है। सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी पार्थ वहां पहुंचा। सब एकदम शांत हो गए। वह हमेशा की तरह नेवी ब्लू सूट में था। उसने सिर्फ राजमाता को प्रणाम किया और बैठ गया। रूही कांपते हाथों से उसके सामने चाय रखने लगी। उसी समय उसका हाथ हल्का सा फिसला। कप गिरने ही वाला था, लेकिन पार्थ ने तुरंत कप पकड़ लिया। एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। रूही घबरा गई। सर, सॉरी सर। पार्थ ने उसकी तरफ देखा। हर बार सॉरी बोलना जरूरी नहीं होता। ध्यान से काम करो। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन डांट नहीं थी। रूही ने धीरे से सिर हिला दिया। जी सर। राजमाता ने यह सब चुपचाप देख लिया। दूसरी तरफ मीरा फूलों की टोकरी उठाने का नाटक कर रही थी। अरे, ये तो बहुत भारी है। कबीर वहीं से गुजर रहा था। मीरा तुरंत बोली, चीफ साहब, जरा मदद कर दीजिए ना। कबीर ने टोकरी उठाई और बिना कुछ बोले 5 कदम आगे रख दी। मीरा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। कबीर मुड़ा ही था कि मीरा फिर बोली, वैसे जब आप गुस्सा नहीं करते तब अच्छे लगते हैं। कबीर ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। काम खत्म हो गया? जी नहीं। तो काम करो। वह चला गया। मीरा धीरे से हंस पड़ी। आज तो 2 लाइन बोल गए। उधर पैलेस के बाहर एक काली कार खड़ी थी। अंदर बैठे आदमी ने फोन मिलाया। सर, लड़की पर नजर है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, आज नहीं, अभी सिर्फ देखो। पार्थ कब अकेला निकलता है? मुझे हर खबर चाहिए। शाम। तेज बारिश शुरू हो गई। रूही कपड़े अंदर लेने भागी। हवा इतनी तेज थी कि एक पर्दा ऊपर की बालकनी में अटक गया। वह उसे छुड़ाने के लिए स्टूल पर चढ़ गई। नीचे पार्थ ऑफिस से लौट रहा था। उसने ऊपर देखा। स्टूल डगमगा रहा था। उसी पल रूही का संतुलन बिगड़ गया। आह! वह नीचे गिरने लगी। पार्थ बिजली की तरह दौड़ा और गिरने से पहले ही उसने रूही को अपनी बाहों में थाम लिया। कुछ पल दोनों बिल्कुल खामोश रहे। रूही की सांसें तेज चल रही थीं। उसका एक हाथ अनजाने में पार्थ के कंधे पर था। दोनों की नजरें पहली बार इतने करीब मिली। रूही घबराकर तुरंत अलग हुई। सर,
सॉरी सर, पार्थ ने बस इतना कहा। ऊंचाई पर चढ़ने से पहले किसी को बुला लिया करो। फिर उसने कबीर की तरफ देखा। गार्डन स्टाफ को कहो, ऐसे काम के लिए सीढ़ी इस्तेमाल करें, स्टूल नहीं। यस बॉस। दूर खड़ी मीरा ने मुस्कुराकर धीरे से कहा। लगता है कहानी अब सच में आगे बढ़ रही है। लेकिन पैलेस की दीवार के बाहर एक कैमरे का लेंस अभी भी उन दोनों की तस्वीरें कैद कर रहा था, और रुद्र के चेहरे पर पहली बार एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। चैप्टर 77 पहला हमला। रात, राजवंश पैलेस। बारिश अभी भी हो रही थी। रूही किचन से दूध लेकर राजमाता के कमरे की तरफ जा रही थी। कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। अचानक धप्प, पूरे पैलेस की बिजली चली गई। अरे! रूही घबरा गई। कोई है? उसी समय एक काला नकाबपोश उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने जेब से चाकू निकाला। यही है, खत्म कर दो। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले उसने पीछे मुड़कर देखा। आ आ रूही चीख उठी। उसी समय पार्थ अपने ऑफिस से निकल रहा था। रूही की चीख पूरे पैलेस में गूंज गई। उसकी आंखें पल भर में बदल गईं। कबीर! बॉस! रूही! बस एक शब्द, और पार्थ बिजली की तरह दौड़ पड़ा। कॉरिडोर। नकाबपोश ने चाकू रूही की तरफ बढ़ाया। रूही डर के मारे पीछे हटती गई। तभी धड़ाम! पार्थ ने दौड़कर उस आदमी को इतनी जोर से लात मारी कि वह दीवार से जा टकराया। आह! तीन और नकाबपोश बाहर निकल आए। कबीर और गार्ड भी पहुंच गए। लेकिन पार्थ ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। कोई बीच में नहीं आएगा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। पहला आदमी चाकू लेकर दौड़ा। धड़ाम! एक ही मुक्के में वह जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा, तीसरा। तीनों कुछ सेकंड में बेहोश पड़े थे। रूही कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह पहली बार पार्थ का ऐसा रूप देख रही थी। तभी एक नकाबपोश ने जमीन से पिस्तौल उठाई। उसने सीधा निशाना रूही पर लगाया। मर जा। धाय! गोली चली। रूही ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन गोली उसे नहीं लगी। पार्थ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। सफेद शर्ट पर खून फैलने लगा। सर! रूही की चीख निकल गई। कबीर गर्जा। सबको जिंदा पकड़ो। गार्ड्स चारों तरफ फैल गए। लेकिन हमलावर धुएं का बम फेंककर भाग निकले। धुआं छंटा। रूही ने देखा, पार्थ अब भी उसके सामने खड़ा था। कंधे से खून बह रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर दर्द का एक भी भाव नहीं था। रूही रोते हुए बोली, सर, सर, आपको। पार्थ ने उसकी बात काट दी। तुम ठीक हो? रूही बस रोते हुए सिर हिला सकी। पार्थ ने कबीर की तरफ देखा। इन लोगों को ढूंढो, चाहे जमीन खोदनी पड़े। यस बॉस। उसी समय महल से दूर एक काली एसयूवी में बैठा रुद्र यह खबर सुन रहा था। उसने फोन बंद किया और पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। पार्थ, तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी खुद बता दी। अब अगला निशाना रूही होगी। चैप्टर 78। अब बात दिल तक पहुंच गई। राजवंश पैलेस।
पूरे महल में हड़कंप मचा हुआ था। डॉक्टर पार्थ के कंधे की गोली का इलाज कर रहे थे। कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूरे पैलेस को सील कर दो। एक एक कैमरा चेक करो। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। यस चीफ। दूसरी तरफ रूही के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मीरा उसके पास आई। रूही, सर ठीक हैं। लेकिन रूही बस एक ही बात दोहरा रही थी। गोली मेरी वजह से लगी। अगर मैं वहां नहीं होती। उसी समय पार्थ कमरे से बाहर निकला। कंधे पर पट्टी बंधी थी। डॉक्टर ने कहा, सर आपको आराम की जरूरत है। पार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सीधे रूही पर गई। रूही सिर झुकाए रो रही थी। वह उसके सामने जाकर रुका। रोना बंद करो। रूही ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। सर, सर, मेरी वजह से। पार्थ ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से नहीं। निशाना मैं था, या जो भी था। अब उससे मैं निपटूंगा। रूही कुछ बोल ही नहीं पाई। उसी समय मीरा धीरे धीरे कबीर के पास आई। चीफ साहब, आप ठीक हो? कबीर चिढ़कर बोला। मुझे क्या होना है? मीरा मुस्कुराई। अच्छा, मतलब अगर आपको गोली लगती तो भी ऐसे ही बोलते। कबीर पहली बार उसकी तरफ देखकर बोला। बहुत बोलती हो। मीरा हंस दी। और आप बहुत कम। कबीर बिना जवाब दिए चला गया। लेकिन जाते जाते उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मीरा ने देख लिया। आखिर मुस्कुरा ही दिए। उधर एक सुनसान गोदाम। रुद्र के सामने उसके आदमी खड़े थे। सर, हम हमला नहीं कर पाए। रुद्र ने बिना गुस्सा किए पूछा। पार्थ ने बचा लिया? जी। रुद्र धीमे से हंसा। अच्छा है। अब मुझे यकीन हो गया। रूही ही पार्थ की सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। उसने मेज पर मुट्ठी मारी। अगली बार उसे पैलेस से उठा लाओ। जिंदा। आदमी एक साथ बोले। जी सर। दूर राजवंश पैलेस में पार्थ अपनी बालकनी में खड़ा था। नीचे गार्डन में रूही अपने पापा रामलाल के साथ बैठी थी। वह अभी भी डरी हुई थी। पार्थ की नजर कुछ पल उसी पर टिकी रही। फिर उसने पहली बार अपने आप से कहा, अब कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। उसने तुरंत फोन उठाया। कबीर, कल से रूही की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। कबीर एक पल के लिए चुप रह गया। फिर बोला, यस बॉस। उसे समझ आ गया था। बॉस के लिए अब यह सिर्फ एक कर्मचारी की सुरक्षा का मामला नहीं रहा।